Hello everyone, welcome back to my channel. In this series, we are discussing the previous year exams, and in today's video, I'm going to discuss about TGT एच टेट एग्ज़ाम्स के हम बात कर रहे हैं और आज के एग्ज़ाम में हम बात कर रहे हैं TGT 2022। इसमें हम प्रीवियस सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं आपका फॉर्मूला कंसेप्ट क्या यूज़ होगा वो सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि क्या कैसे यूज़ करेंगे, हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बट इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर द कंप्लीट, मैं ये सारा सब कुछ उसको कैलकुलेट करके और आपको सारा सब कुछ समझाऊंगी और आंसर फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी अ लेंदी प्रोसेस, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी होगी, दैट विल बी क्वाइट बोरिंग। तो इसके लिए हम आराम से सिर्फ फॉर्मूला और कंसेप्ट देखेंगे एंड वी विल गो अहेड। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन separately. So without any further delay, let's start the video. Question number first, that is 91, is from physics itself, a numerical question. Two ends of a rods of length L and radius R of the same material are kept at same temperature. मतलब दो रोड्स हैं, कोई भी दो रोड्स हैं, वो सेम लेंथ सेम रेडियस की हैं और उनको सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स कंडक्ट्स मैक्सिमम हीट। उन्होंने जो उनकी लेंथ है और जो उनकी रेडियस है दैट इज़ डिफरेंट, बट वो सेम मटेरियल के और सेम टेम्परेचर पे रखे हुए है। तो वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी रोड होगी विच विल कंडक्ट द मैक्सिमम हीट। तो अगर हम कंडक्शन की बात देखते हैं तो कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल, is directly proportional to how much heat is conducted, how much heat is transferred from one end to the another end। जब हम इस फॉर्मूला में आर स्क्वायर बाई एल को कैलकुलेट करेंगे, आर स्क्वायर हमारे पास में आर अवेलेबल है, एल अवेलेबल है, जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे वी विल गेट द आंसर। जिसके जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने ज़्यादा वो हीट कंडक्ट करेगा। यू कैन कैलकुलेट इट एंड फाइंड द आंसर डायरेक्टली। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मल्टीपल रूल्स इसमें नहीं लगेंगे। दैट इज सिंपल क्वेश्चन। Next question is again a physics question. 92, a ball thrown up is caught by the thrower 6 seconds after start। ठीक है, मतलब एक बॉल है वो थ्रो की गई है और उसके बाद में वापस उसको फाइंड आउट करने में उसमें कितने लगे हैं 6 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। जब वो फेंकी थी और उसके बाद वापस आने में 6 सेकेंड्स लग गए हैं। द हाइट टू विच द बॉल हैज़ राइजन इज, टेक जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें यू फाइंड आउट करनी होगी। यू फाइंड आउट करने के लिए दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। पहले हमें फाइंड आउट करनी है कि बॉल किस हाइट तक राइज की है, तो उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो किस उसकी जो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है u प्लस ए टी, दैट इज द फॉर्मूला वी विल पुट, और इससे हम u फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। एंड जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं वो ऊपर जाती है, एक मोमेंट होता है जहाँ पे वो स्टॉप होती है और उसके बाद में फॉल बैक करती है। तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 इज इक्वल्स टू u माइनस a इज इक्वल्स टू द ग्रेविटी, बट इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो इट विल बी माइनस 10t and t is 6 second। we will put here, हमें u मिल जाएगा, then we need to find out the height to which it is rising, then we will again use the formula s is equals to ut plus half a टी स्क्वेयर। हमारे पास में टाइम है, हमारे पास में एक्सेलरेशन है, हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, एंड वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस टू विच इट हैज़ राइजन अबव। Next question is 93. 93 says, which of the following is not a xerophytic adaptations to reduce the transpiration। बायो का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी अडेप्टेशन है दैट इज नॉट फॉर द xerophytic। Stems take over the function of photosynthesis, presence of hair in the stomatal pits, presence of keratin layer on the leaf surface, presence of the waxy coating on the leaf surface। So अगर हम इन चारों में से देखते हैं, सो प्रेजेंस ऑफ द कैराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस इज नॉट द xerophytic adaptation टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94. 94 says, if a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate more before coming to the rest। ये क्या कह रहा है कि कोई ऐसे ब्लॉक है और उस ब्लॉक में कोई
बॉडी इज लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब कोई ट्रैवल करके कोई बॉडी आ रही है और वो इस ब्लॉक में एंट्री कर रही है। इस ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर में एंट्री करते ही उसकी वेलोसिटी हो जाती है हाफ, और वो ये पूछ रहा है हाउ मच इट विल फर्दर पेनिट्रेट टू कम टू द रेस्ट। मान लेते हैं यहाँ पे उसकी वेलोसिटी आके 0 होगी, तो ये इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस कितनी होगी दैट विल मेक द बॉडी टू कम इन टू द रेस्ट। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का हम इसमें कंसेप्ट यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर पे तो आके ये क्या हो गया है, वेलोसिटी हाफ हो गई है। ऑन द अदर हैंड जब वो 3 सेंटीमीटर अंदर जाके और प्लस एक्स सेंटीमीटर्स जो जिस पे जाके वो रेस्ट में आ जाएगा, दैट विल बी डेल्टा के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि वेलोसिटी उस टाइम पे क्या हो जाएगी 0, उसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, वी विल फाइंड आउट द exactly the change in the velocity, and after putting it into the formula, we will find out how time it will take, how much more it will penetrate to come to the rest. Next question is 95. 95 is biological question. Which of the following statement is wrong? Histones are rich in lysine and arginine. The pH of histone is less than 7. The octamer of histone is present in nucleosome. The 5 type of histones are involved in DNA packaging. हमें फाइंड आउट करना है wrong। एक बार बच्चों आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है, करेक्ट, इनकरेक्ट, और उसमें इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड पूछा गया है, क्या उसमें एग्जैक्टली एग्जामिनर हमसे आंसर चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो अब इसने हमसे पूछा है व्हाट इज रोंग अबाउट हिस्टोन्स। सो अगर हम हिस्टोन्स की बात करें देन रोंग इज पीएच ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7। दे आर बेसिक, यहाँ पे इसकी पीएच एसिडिक दिखा रखी है, बट हिस्टोन्स आर बेसिक मॉलिक्यूल्स। Next question is 96. 96. Let me minimize the screen for you so that आप question और जो उसके ऑप्शंस हैं वो एक साथ देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 96. द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वॉज डन इन द पास्ट विद द एड ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज द थर्माइट प्रोसेस। ओके, मतलब पास्ट में कोई करते थे ऐसे। द टर्म थर्माइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट बाय अनदर मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कुड रिप्रेजेंट द थर्माइट रिएक्शन। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है जो कि हम यूज़ कर रहे थे पास्ट में फॉर द रेलवे ट्रैक्स। तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स किसके बने होते थे, Fe, दैट इज आयरन। सो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि वो रिएक्शंस तो हमारे ऑप्शंस में ही नहीं होंगी जिसमें आयरन नहीं होगा, पहली नहीं होगी, तीसरी नहीं होगी। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बन गए, एल्यूमिनियम एंड आयरन। और जैसा कि हम जानते हैं दैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, so that's why the correct option for question number 96 will be 4. Aluminium will replace the iron oxide from its oxide and will form the compound with oxide, and iron will be released with the high energy, that is exothermic reaction. So correct option for question number 96 is option number 4. Question 97. Question 97 is biological question. Which of the following is not a member of kingdom Monera? Kingdom Monera का कौन member नहीं है? Blue green alga, mycoplasm, slime molds और methanogen. So correct option question number 97 is 3. That is slime molds are not the part of kingdom Monera. Question number 98. Again biological question. Select the essential part of a flower using the codes given below. Petals, pistil, peduncle, stamen and sepals. So out of these, pistil and stamen are the essential part that are involved in the process of producing the gametes and then fertilization. So pistil and stamen are the essential options. So अगर इनमें से हम देखते हैं B and D is available in option number 3. So question 98 का correct option होगा option number 3. Next is question number 99. 99 says
A person of mass 60 kg is standing in a spring balance inside a lift. ठीक है, कोई स्प्रिंग बैलेंस है और उसमें लिफ्ट लगी है, उसमें कोई पर्सन खड़ा है. इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड्स देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू. अगर ये फ्री फॉल की सिचुएशन आ जाती है, ये टूट जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से ये फ्री फॉल की सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या होगी? एट द टाइम ऑफ द फ्री फॉल द रीडिंग विल बी ज़ीरो. दैट इज उस टाइम पे जो फ्री फॉल की कंडीशंस होती है उसमें जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी दैट विल बी ज़ीरो. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन 100. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या ऑप्शन इनकरेक्ट है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. द एटम इज एज ए वोल इज न्यूट्रल. ठीक है, जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता ही नहीं है. सो एज अ वोल इज न्यूट्रल. ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि वो ठीक है. द एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं, क्योंकि उसको हम तोड़ सकते हैं. प्रोटॉन्स डोनेट कर देता है और आयंस बन जाते हैं, और उसमें से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग कर देते हैं. सो दिस वन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द वोल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. मेजर जो मास होता है वो प्रोटॉन्स का होता है, ये भी ठीक है. ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट. नो, बिकॉज कुछ जैसे एलिमेंट्स होते हैं दैट ब्रेक्स डाउन, फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट ब्रेक डाउन्स. सो दिस वन इज अगेन इनकरेक्ट. सो हमारे पास में कौन सी इनकरेक्ट आ गई? सेकेंड एंड फोर इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 3. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 100 विल बी ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज 101. बायोलॉजी का क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉड वाइल द अदर 3 आर करेक्ट? ठीक है. इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एसिडियल लार्वा. ठीक है. इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट टोड. ठीक है. इट इज नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन कॉन्टेक्साइटिस. ठीक है. नेक्स्ट इज it persists throughout life in amphioxus and extend from head to tail. So out of these we need to find out which statement is totally wrong. So इनमें से जो incorrect है that is option number 3, that it is not persistent throughout the life in contractitis. Question number 102. 102 says that in a tape recorder while connecting 6 cells in a battery series, by mistake one cell is connected with reverse polarity. जैसे ये कह रहा है कि हमने ऐसे ना हमने ना ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हमने 6 कोई सेल्स लगाए, उनमें से एक बाय मिस्टेक उल्टी लग गई है. ठीक है. इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज 24 ohm and internal resistance of each cell is 1 ohm and effective EMF is 1.5 volt, the current delivery by the battery is, तो ये कह रहा है कि एक उल्टी लग गई है, देन इट विल कैंसिल आउट दिस वन. ओनली वी हैव द 4 दैट विल बी कनेक्टेड इन द सीरीज. ऐसे 4 कनेक्टेड होंगे तो हमारे पास में टोटल EMF कितना हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 6. और हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब ये इसमें सीरीज में कनेक्टेड है, बेशक से उल्टी कनेक्टेड हो, बट इसका रेजिस्टेंस तो हम काउंट करेंगे. दैट रेजिस्टेंस विल बी 6 × 1 प्लस हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 24. दैट इज 24. दैट विल बी 30. कंप्लीट रेजिस्टेंस हमारे पास में 30 आ गया. EMF हमारे पास में आ गया. देन वी कैन कैलकुलेट R और I EV हमारे पास में है. देन वी कैन कैलकुलेट I इज इक्वल्स टू R बाई V. V is 30. We can calculate here 0.2 ampere. That is correct option for question number 102 is option number 2. Question 103. 103 says that
एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस आर, कोई सर्कुलर कोयल है, उसके एक रेडियस है उसकी आर, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल एंड दैट एट द डिस्टेंस अंडर रूट 3 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल ऑन इट्स एक्सिस इज. मान लेते हैं कि ये कोई कोयल है, सर्कुलर कोयल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है. तो वो ये पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो सेंटर है और इसी पे कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज अंडर रूट 3 आर. इस डिस्टेंस पे जो रेशो होगा, रेशो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा. इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नोट एन आई अपॉन 2 आर. ठीक है. एंड एट द एक्सिस जो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे होगा बी ए, एट द एक्सिस विल बी म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. And when we will divide this to find the ratio, mu naught and I will cancel out, 2 will be cancel out, and again putting these value, x की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे we will find out the answer. हमें exactly बस x की वैल्यू यहाँ पे find out पुट करनी है and we will find the answer. कैलकुलेशन आप इसकी easily कर सकते हैं. Next question is question 104 says in an accident in a school lab. कोई स्कूल लैब है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में क्या हुआ है, a large sample of aqueous sodium hydroxide was split. ठीक है, NaOH है वो स्प्लिट हो गया है. Which substance when added in excess is not suitable for neutralizing the alkali spill? alkali spill के लिए कौन सा सब्सटेंस ओके नहीं है. सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो जब आप इसमें से देखेंगे ऑल द रेस्ट 3 आर वीक एसिड्स एंड रेस्ट इज ओनली वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर आपको इसका क्वेश्चन का नहीं पता चल रहा है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बच्चों ट्राई किया करो कि एलिमिनेट करने का, कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता. ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. जिस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या आंसर करे, कैसे आंसर होगा, देन ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. जैसे इसमें आप देखेंगे इस ऑप्शन में क्या होगा, ऑल द रेस्ट 3 आर वीक, ओनली वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड. सिर्फ इसमें से एक यही है स्ट्रॉन्ग एसिड जो इनमें से ओड वन आउट है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 104 विल बी ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट इज 105 says that the displacement time graph for the two particles P1 and P2 are straight line inclined at 30 degree and 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस. ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ में उसका एंगल है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप, एंड स्लोप विल बी द एंगल्स. V1 रेशियो V2 इज इक्वल्स टू स्लोप 1 रेशियो स्लोप 2 एंड स्लोप विल बी 1030 ratio 1045 and we will find out the answer. Next question is 106 is a chemistry question. Which oxide of nitrogen are generated by burning of fossil fuels? कौन सी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होंगी जो फॉसिल फ्यूल के जलने से मिलेंगी. NO2, NO3, N2O5, N2O3, N2O5, NO3, N2O5. आप इनमें देखेंगे कि इन तीनों में N2O5 है. N2O5 is formed while the reaction, डायरेक्टली कभी नहीं बनेगा. So correct option for question number 106 will be option number 1. Next question is 107. 107 says an atom with 3 protons and 4 neutrons will have the valency of 3 protons and 4 neutrons. क्या हो गया, लिथियम. लिथियम की क्या वैलेंसी होती है, 1. So correct option for this question is option number 2. 108 says that a moving coil galvanometer of resistance 50 ohm gives a full scale deflection when current is 0.5 milliampere is passed through it.
The resistance required to convert it into a voltmeter of range 10 वोल्ट is। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में कोई गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोई वोल्टामीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टामीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें कितना रेजिस्टेंस और ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कि हमें ये कोई गैल्वेनोमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जैसे इसमें करंट पास हो रहा है, बट इसमें हमें वोल्ट मीटर पढ़ना है कि इसमें कितनी वोल्ट है। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू V by I, that is 10 divided by 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। हमें क्या करना है, जो गैल्वेनोमीटर का जो वोल्ट मीटर हमें बनाना है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट के रेंज का बनाना है और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 मिली एम्पियर। दैट विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। यहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी नियर अबाउट 20,000। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऑलरेडी हमारे पास में कितना रेजिस्टेंस था, 50 एम्पियर ऑलरेडी उसमें था, और उसमें हमें फाइनल में कितना चाहिए, 20,000। तो इसमें से हम 50 माइनस कर देंगे, वी विल फाइंड आउट द आंसर, दैट विल बी नियरली अबाउट 1995। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 108 is 3। क्वेश्चन 109 says that, फिजिक्स का क्वेश्चन है अगेन, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1 when it is on Earth's surface and T2 when it is taken to the height r above the Earth's surface। मतलब कोई पेंडुलम है, ये पहले अर्थ सरफेस पे था, यहाँ पे उसका टाइम पीरियड था T1। जब हम इसको किसी हाइट पे ले गए, हाइट r पे ले गए, इसका टाइम हो गया T2 above the Earth's surface where radius of the r is the radius of the, मतलब जितनी हमारी अर्थ की रेडियस थी उतनी ही हाइट पे हम उसको लेके गए हैं। देन वैल्यू ऑफ T2 टू T1 विल बी, कितनी होगी T2 टू T1, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L R स्क्वायर अपॉन GM। ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड T1 2 पाई L R स्क्वायर अपॉन GM, टाइम 2 विल बी 2 पाई अंडर रूट L, सेम उसकी जो पेंडुलम है लेंथ तो सेम है, R स्क्वायर 2R होल स्क्वायर अपॉन GM। वी विल कैलकुलेट दिस एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर, दैट इज 2। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 109 विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। कि हम कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि हम कोई फिनोमिना कर रहे हैं और उसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो कौन सा फिनोमिना है जो इंक्रीज करेगा, दैट इज इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, कंप्रेशन ऑफ गैस, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैस, diffusion, solubility, compression of gas, condensation, diffusion and compression of the gas। So correct option for question number 1110 will be option number 2। evaporation, diffusion and expansion of gases will increase with raise in the temperature। question 111 कह रहा है, when crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube। कोई टेस्ट ट्यूब है और उसमें लेड नाइट्रेट है, उसको हम हीट कर रहे हैं, बहुत सारी हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, अ ब्राउन रेजिड्यू इज लेफ्ट, वाइट फ्यूम्स अपीयर इन द टेस्ट ट्यूब, क्रिस्टल इमीडिएटली वेपोराइज, ए येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट। सो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट। 112, which one of the following set can be used for the denaturation of ethyl alcohol। जो हम इथाइल एल्कोहल है उसमें डीनेचुरेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल, वाटर, कॉपर क्लोराइड, प्रोपेनॉल, विनेगर, पोटेशियम परमैंगनेट, मिथेनॉल, पायरेनाइड, कॉपर सल्फेट, विनेगर, pyranide and water। So correct option for question 112 will be methanol, pyranide and copper sulfate that is used for the denaturation of ethyl alcohol। question 113 के लिए क्या कह रहा है, select wrong statement about the following। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी
इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। जिंक इज वन ऑफ द असेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। फैट्स एंड मिनरल्स आर नॉट द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज इनकरेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना था, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 113 विल बी ऑप्शन नंबर 3। 114 में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज फिल्ड इन अ कंटेनर, कि कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, ये ऐसे कोई कंटेनर है इसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, और द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल मैं इतने पास पास में दिखा रही हूँ, इनकी डिस्टेंस कब इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, कि कुछ निकल जाए तो ऑब्वियसली कुछ इसमें से मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पहले हमने छोटे कंटेनर में डाला हुआ था, फिर हम उतनी ही गैस को बड़े कंटेनर में डाल देंगे तो भी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये भी ठीक कह रहा है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो इतने ही प्रेशर में सिमिलर गैस भरी होगी, इतने ही वॉल्यूम में, तो जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगी, इनकरेक्ट है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, इतने ही वॉल्यूम में और कर देंगे तो अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, दैट विल नॉट बी सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन फॉर 1 and 2, 114 के लिए 1 and 2 ऑप्शन नंबर 3। 115 क्या कह रहा है, द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 100 डेज, ठीक है। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ लाइफ 100 डेज है, इज दिस इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग डिकेड अनडिकेड आफ्टर 500 डेज, 500 डेज के लिए अनडिकेड क्या होंगे। फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनिशियली नंबर ऑफ इनिशियल एलिमेंट्स दैट इज 9.6 multiplied by 10 raised to power 26 divided by 2 raised to power number of days for the decay 100 divided by half life, that will be our answer 9.6 raised with power 26 upon 2 raised with power 5, that is 32, and when we will divide we will find the answer for this question. Next question is 116 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टम आर द प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, they contribute to the formation of the primary plant body, ये भी ठीक है। दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ठीक है। दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये भी ठीक है। बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 116। 117 के लिए क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सोल्ट, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जो सोल्स होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड होगी वो स्ट्रोंग होगी और जो बेस होगा वो वीक होगा, एंड देन दे विल फॉर्म द सोल्ट। उस टाइम पे अगर वो कोई सोल्ट फॉर्म कर रहे हैं दैट सोल्ट विल बी एसिडिक, देन एसिड हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रोंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डज नॉट फॉर्म द एसिडिक सोल्ट, तो हमें क्या होगा कि हमें जो स्ट्रोंग एसिड है वो चूज नहीं करने हैं। ऑल दीज 3 आर द स्ट्रोंग एसिड, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 117 विल बी ऑप्शन नंबर 1। 118 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 meters बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक, कि ये ऐसे कोई लेक है और उस लेक में वो यहाँ कहीं पे तैर रहा है और ये है 10 मीटर, तो क्या होगा, वट विल बी द प्रेशर। अब वो यहाँ पे है और ऑलरेडी जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस यहाँ पे ये प्लस में क्या होगा कि वो जो 10 मीटर्स वाटर का कुछ प्रेशर होगा, दैट इज टोटल प्रेशर। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन द स्विमर, टोटल प्रेशर विल बी P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH। P0 कितना होगा 1 प्लस रो कितना होगा 10, ग्रेविटी 10 एंड विल बी 1000। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल फाइंड आउट दैट इज नियर अबाउट 2 एटमॉस्फेयर।
करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 118 इज 2 एटमॉस्फियर. क्वेश्चन 119, नेचर ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल इज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, एम्फोटेरिक. आपने वो वाली ऐड तो देखी ही होगी. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? दैट मीन्स आपका जो टूथ एनिमल होता है उसके लिए फ्रेंडली क्या होते हैं? बेसिक सोल्स. बेसिक सोल्स प्रेजेंट होंगे तो हमारा टूथ एनिमल कैसा होगा? बेसिक. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 119 विल बी बेसिक. क्वेश्चन 120, अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है. द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल इज स्क्वेमस एपिथीलियम. जो ब्लड वेसल है उसकी जो एंडोथीलियम होगी वो क्या होगी? क्यूबॉइडल एपिथीलियम, कोलमनार एपिथीलियम एंड सीलिएटेड एपिथीलियम. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होती है? स्क्वेमस एपिथीलियम. फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, फॉर द डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द food. Question 121 says that beats are hard due to interference of two sound waves. The intensity of the sound changes from maximum to minimum in 100 milliseconds. The difference in the frequencies of two waves are. T कितना है? 2 into 100. That is 200 into 10 raised to power minus 2 seconds, because this is given in the milliseconds. अब हमें फ्रीक्वेंसी फाउंड आउट करनी है. फ्रीक्वेंसी इज 1 by t. 1 by 200 सॉरी 1 by 200 multiply by 10 raised to power minus 2. So correct option will be 5 hertz. So correct option for this question is 5 hertz. क्वेश्चन 122. क्वेश्चन 122 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फूड आर्टिकल्स एंड द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग. व्हीट फ्रूट, जिंजर रूट, टर्मरिक स्टेम, टी लीव्स. अब आप हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट पेयर. हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट क्या है. व्हीट फ्रूट है, ठीक है. टर्मरिक रूट है, नहीं, इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 122 विल बी ऑप्शन नंबर 2. 123 के लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रेफरेंस टू ग्रीन मैन्योर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है? ग्रीन मैन्योर इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. ग्रीन मैन्योर इज प्राइमरली यूज टू एनरिच द सोयल इन फॉस्फोरस, नहीं, इनकरेक्ट है. द ग्रीन मैन्योर इज द अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटीरियल, ये भी ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 123 विल बी ओनली ऑप्शन बी. क्वेश्चन 124 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्टेट्स ऑफ मैटर? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, BEC, BHC. प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स नहीं होते. BEC दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है. BHC नहीं होता. ब्यूटा हेक्सेन क्लोराइड दैट इज नॉट अ स्टेट ऑफ द मैटर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 124 विल बी 1 and 3. So correct option for question number 124 will be option number 3. Question 125 क्या कह रहा है? The cells that maintain marrow cells are celled और are cold. यहाँ पे होना चाहिए और cold. So correct option for osteocytes, chondrocytes, osteoclast, marrowclast. So correct option for this question 125 is option number 1. क्वेश्चन 126 अगेन बायोलॉजी का क्वेश्चन है. ए प्लांट विद जीनोटाइप दिस इज सेल्फ पॉलिनेटेड. व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी विल शो द जीनोटाइप this if all the 4 genes are independently assorted. कि हमारे पास में एक ही जीनोटाइप है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है. व्हाट प्रोपोर्शन मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्या है कि सेम एक दूसरे, कोई इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, कोई दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आके उसको पॉलिनेट नहीं कर रहा है. सेम जीन होगा, सेम उसमें हमारे पास में गैमेट्स बनेंगे. गैमेट्स क्या बनेंगे? 2 raised to power 2, क्योंकि 2 हमारे पास में हेटेरोजाइगस कंडीशन से यहाँ पे हैं. तो 4 अलग
अलग अलग गैमेट्स बनेंगे. इफ द 4 जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असोर्टेड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दिस? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी 1/9, 1/16, 1/64 और 1/128. सो 126 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 1/16. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. एक्सरेज, अच्छा मतलब हमें कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 के साथ में हमें मैच करना है कि कौन सी रेज हैं जिनके साथ में इनकी जो भी वेवलेंथ है वो मैच करेगी. 127 इज एक्स रेज. एक्स रेज के लिए 1 एंगस्ट्रोम, ठीक है, एक ही एंगस्ट्रोम पे इनकी वेवलेंथ होती है. देन विजिबल लाइट हैव द 500 एंगस्ट्रोम. Ultraviolet UV radiations have the connected to the 200 angstrom. Then infrared will be connected to 4th. एक ही ऑप्शन हमारे पास में बच गया. ये कहाँ पे मैचिंग हो रहा है? A is connected to A, second is connected to C, third is connected to B and fourth is connected to D. Correct option for question 127 is option number 1. 128 says the earth part responsible for causing earthquakes is crust of earth, mantle of earth, inner core of earth, outer core of earth. That is a bonus question. इसमें से crust of earth और mantle of earth both are the correct options. इसमें से आप कोई सा भी चूज करेंगे that will be a correct option. क्वेश्चन 129 क्या कह रहा है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है 129? Species are static unit in classification. Species do not change with time. ये भी incorrect है, ये भी incorrect है because they are not the static unit or they change with the time. So both are false. A and R false. That is 129 का correct option होगा 4. 130 says बायोलॉजी का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल हैव परफोरेशंस ऑन देयर सेल वॉल्स. जो उनकी प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिनकी जो सेल वॉल होगी उसमें परफोरेशंस प्रेजेंट होंगे, ऐसे परफोरेशंस होंगे. ब्लास्ट सेल्स, वेसल्स, ट्रेकियर्स और सीव सेल्स. करेक्ट ऑप्शन जो फ्लोएम की सीव सेल्स होती हैं उनमें ही परफोरेशंस होती हैं. 131 says that a transparent cube contains a small air bubble. ठीक है, कोई एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है, उसके अंदर कोई बबल प्रेजेंट है. its apparent distance is 2 centimeter when seen through one face and 5 centimeter when seen through the other face. ठीक है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द क्यूब इज 1.5, द रियल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब मस्ट बी. मतलब ये क्या कह रहा है कि ऐसे कोई हमारे पास में क्यूब है, मान लेते हैं बर्फ ही है, उसमें कोई एयर बबल है, यहाँ कहीं पे एयर बबल है, इसकी ये एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है. जब हम इसको इस साइड से देखते हैं तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा, वो हमें यहाँ कहीं पे दिखेगा. और जब हम इस साइड से देखते हैं तो इस साइड से भी रिफ्रैक्शन होगा और वो हमें यहाँ कहीं पे दिखेगा, यहाँ कहीं दिखेगा. लेट मी प्लीज चूज द अनदर कलर ऑफ द पेन कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अगर ये आता है तो यहाँ कहीं पे दिखेगा एक फेस से और यहाँ कहीं दिखेगा दूसरे फेस से. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है कि वो 2 सेंटीमीटर्स पे अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पे उसकी एक्चुअल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर्स है और दूसरे से यहाँ कहीं से है 5. ठीक है, यहाँ कहीं से है 5. तो वो क्या कह रहा है कि जो उसकी एक्चुअल, मान लेते हैं ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.5. दैट इज़ 1.5. तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r. डायरेक्ट हम इसमें इसकी इक्वेशंस पुट करेंगे. कैसे? n2 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1.5/u इज इक्वल्स टू 0.5/infinite. ठीक है,
दैट इज, क्योंकि प्लेन है, इन्होंने क्या बोला है, प्लेन है, प्लेन के लिए रेडियस क्या होगी, इन्फानाइट, इन्फानाइट होगी तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, दैट यूनिट विल बी ज़ीरो, 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 बाई यू, यू विल बी 3 सेंटीमीटर्स। हमारे पास में कितना आ गया, यहाँ पे जो इसकी ये जो डिस्टेंस दिख रही थी ये आ गई u, ये u डिस्टेंस हमारे पास में आ गई, ये 2 है, ये 5 है, इसकी अगेन हम इसमें दूसरे साइड से सेम इस वाले फेज से हम सेम इक्वेशन पुट करेंगे। सेम इक्वेशन पुट करने का क्या मतलब है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r, दैट विल बी 1.5 इज इक्वल्स टू 1.5 1/5, सॉरी 1/5, यहाँ से कितनी डिस्टेंस दिख रही है इसकी 5, 1/5 इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस आर, आर विल बी यहाँ की जो इसकी डिस्टेंस होगी, दैट इज जो इसकी कंप्लीट लेंथ थी, मान लेते हैं इसकी कंप्लीट लेंथ थी l, सो l माइनस u, यहाँ पे u हमारे पास में कितनी थी 3, यहाँ पे अगर हम 3 पुट कर देंगे हमारे पास में l आ जाएगी, दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ दैट ट्यूब। Next question is taking back the actual color we were using earlier. ठीक है, next question is 132. Which of the following statement is incorrect for carbon compounds? Carbon compounds के लिए incorrect statement क्या है? That is again a chemistry question. क्या कह रहा है, क्या क्या options हमें दे रहा है? The most carbon compounds are good conductor of electricity. होते हैं good conductor? नहीं होते हैं, except of few, किसी को छोड़ दे, they are not the good conductors, so that is a incorrect statement. Next question क्या कह रहा है? Most carbon compounds have ionic bonds. Most carbon compounds form the ionic bond. Most compound don't form the carbon compound don't form the ionic bond. क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, ना तो ये 4 के 4 को डोनेट कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस की इतनी कैपेसिटी नहीं है, कि इतनी एनर्जी नहीं है कि 4 को डोनेट कर दे, और इतनी पावर नहीं है कि 4 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए उनको होल्ड कर ले। दैट इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन आर द कार्बन कंपाउंड्स, ये भी ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हमें बताना है, इनकरेक्ट will be A and B. A and B will be available in option number 3. 132 का correct option होगा 3. Next question is 133. Let me minimize this a little bit. Next question is 133. Select wrong statement. बायोलॉजी का क्वेश्चन है, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. In any ecosystem, maximum energy is stored at producer level. Ecosystem term was coined by Odum. Rate at which the organic molecules are formed in an autotroph is called the gross primary productivity. हमें क्या बताना है, wrong statement. Wrong statement out of this is ecosystem term was given by the Odum. That is not given by Odum. Question 134. 134 says which of the following is wrongly meshed? टेंडन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है। रेड मसल्स हैव मायोग्लोबिन, ठीक है, ये भी ठीक है। सो इनकरेक्ट हमें लास्ट तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन इज नॉट द फाइब्रस प्रोटीन, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 134 इज ऑप्शन नंबर 4. 135 सेज दैट, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने सक्सेसफुली क्या बताया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास में दिए हुए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो क्या क्या बताया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया था, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी नहीं बताया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया था. दैट इज all the correct statements are 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. 135 says 1, 2 and 4. That is option number 3. Question 136.
Which of the following metal is present in the anode mud during electrolytic refining of copper? Aluminium, gold, sodium and zinc. So जब हम कॉपर के रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, दो हम एक कैथोड बनाते हैं, एक एनोड बनाते हैं, और एनोड मड उससे झड़ती रहती है, यहाँ पे नीचे गिरती रहती है, वो इकट्ठा होता जाता है, तो उसमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम, गोल्ड, सोडियम, जिंक. सो अगर हम इसमें देखते हैं, देन वी फाइंड द प्रीशियस मेटल्स इन दैट anode mud, that is the gold. Question 137. 137 says, which of the following crop is not suitable for loamy soil? Wheat, paddy, pulses, cotton. इनमें से क्या है जो लोमी सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है? सो पैडी इज नॉट सूटेबल फॉर द लोमी सॉइल. 138. 138 says, element which is not common between the compounds called baking soda and soda ash. जब हम देख रहे होते हैं कि इसमें बेकिंग सोडा और सोडा ऐश है, तो इसमें से क्या है जो कि कॉमन नहीं है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम एंड कार्बन. So out of this is that is not common in baking soda and soda ash is hydrogen. One is NaHCO3 and another one is NaCO3. That is not, hydrogen is not common in this. Which of the following equation does not represent a simple harmonic motion? जो simple harmonic motion है उसको क्या represent नहीं कर रहा है? y is equals to a sin wt b cos theta, y is equals to ai, y is equals to b cos y is equals to b tan wt. So correct option for 139 is option number 4. 140 says that which of the following planets have the largest number of satellites? Jupiter, Mars, Mercury, Saturn. Jupiter and Mars both are the correct option. इसमें से आप कुछ भी चूज करेंगे that will be the correct options. उसके आपको मार्क्स मिलेंगे. That is a bonus question. Next question is 144. 144 says that a torque of 50 Newton meter acting on a wheel at rest rotate it through 200 radians in 5 seconds. जो थीटा दे दिया that is 200. टाइम दे दिया 5 सेकेंड. फोर्स दे दिया 50 न्यूटन मीटर. हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या होगा? दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एट रेस्ट यू विल बी 0. एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यू कितना दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है? 200 इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा 5 का स्क्वायर. वी विल फाइंड आउट एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 142 says microscopic aquatic organisms lacking locomotory ability and drifting with water currents are प्लेस्टोन, प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स, सेस्टोन. सो करेक्ट ऑप्शन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो कि लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं होती उनमें और वो वाटर करंट के साथ में मूव कर रहे हैं, दैट आर द प्लैंकटॉन्स. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लैंकटॉन्स. A very thin transparent film of soap bubble thickness 0 is seen under reflection of white light. Then the color of the film appears to be blue, black, white, yellow. So कोई thin film है, सोप की सोप बबल है, उसकी thin film है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख रहे हैं. बबल इज सीन रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी नॉट माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्शन हो रही है वाइट लाइट की, उसके अंदर हम देख रहे हैं. देन द कलर ऑफ दैट थिन फिल्म सीन विल बी ब्लैक. 144 says which of the following property does not describe a compound? It cannot be separated into its constituents by physical means. कंपाउंड है. कंपाउंड कैसे बनते हैं? केमिकल रिएक्शन से. कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई उनको हम फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं. इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है. इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये भी ठीक है. इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ द मास. अच्छा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड.
ठीक है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये ठीक है। इट कैन बी सेपरेटेड होता तो ये गलत होता। आई एम सॉरी, मैं खुद ही आपको बोलती हूँ कि ध्यान से पढ़े, बट मेरे से भी यहाँ पे गलती होगी। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ये ठीक है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन, ये गलत है। बिकॉज अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जाम्पल H2O है, तो अगर हम इसको 2:1 में मिला रहे हैं तो ही H2O बन रहे हैं। 1:1 में मिला देंगे HO कुछ नहीं होता है। और सिमिलरली अगर हम कुछ और मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, NO, अगर हम इसको 1:1 में मिलाते हैं देन NO बनता है, अगर इसको 1:2 में बनाते हैं NO2 बनता है। दीज बोथ आर डिफरेंट। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 144 विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 145, okay. Two chemical substances X and Y combine together to form a product P, which contains both X and Y. X and Y, ठीक है। X and Y cannot be broken down into simpler substances by simple chemical reactions. X and Y है, कोई simple compounds में नहीं टूट सकते without any chemical reaction. Which of the following statement concerning X, Y and P are correct? P is a compound, ठीक है, क्योंकि X and Y इसको केमिकली कंबाइन होके और तब बना रहे हैं, P कंपाउंड है, ठीक है। X and Y are compounds. X and Y are not the compounds because they are the simpler substances that cannot be broken down without any chemical reaction. Incorrect है। ओके, नेक्स्ट इज X and Y आर द एलिमेंट्स, ये भी ठीक है, बिकॉज कोई फर्दर विदाउट सिंपल केमिकल रिएक्शन से हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। P हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, ये भी ठीक है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये हमने एक्सप्लेन किया है कि एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी तभी कोई कंपाउंड बनेगा। सो आउट ऑफ दिस करेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या क्या मिल रही हैं? फर्स्ट, third and fourth, first, third and fourth will be in option number 4. Question 145 का correct option होगा option number 4. 146 says that which of the following is not chiefly a rabi crop? Groundnut, gram, pea, mustard. जब आप देखेंगे कि मुझे भी पता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि हमें नहीं पता होता कि कौन सी क्रॉप कौन सी है, रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि कौन सी है जो ओड वन आउट हो रही है, एक टाइम पे कौन सी फसल्स को हम ग्रो कर रहे हैं और कौन सी फसल है जो दूसरे सीजन में हम ग्रो कर रहे हैं। दैट इज ग्राउंडनट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। आउट ऑफ दीज only groundnut is grown in a different season. Gram, pea and mustard, these are all grown in the winter season and groundnut is grown in the summer season. So correct option for question rabi crops is not a chiefly a rabi crop is groundnut. Question 147. 147 says the evaporation of water increases under the following condition. इवेपोरेशन हो रहा है, कोई सरफेस है उस पर पानी भरा हुआ है और उससे इवेपोरेशन हो रहा है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, एडिशन ऑफ कॉमन सोल्ट, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस जिसमें इंक्रीज होगा दैट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड राइज इन द टेम्परेचर। 148 में क्या कह रहा है? इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, polar layer is hydrophobic, phospholipids form a bilayer that provides fluidity, proteins form a middle layer. So fluid mosaic model के लिए इन चारों में से correct statement क्या होगी? Out of all this, correct statement is phospholipid forms a bilayer that provides fluidity. Question 149, second last question. Which of the following processes release heat? हीट किस किस में रिलीज होता है? कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। मेल्टिंग कब, अगर आइस है उसको हम कोई हीट देंगे तो वो मेल्ट करेगी, इसमें हम हीट दे रहे हैं, रिलीज नहीं हो रही है, सो दिस विल नॉट रिलीज हीट। फ्रीजिंग, कोई पानी है उसको जब हम बर्फ़ बनने डालते हैं देन इट विल रिलीज हीट, दैट इज रिलीज हीट। वेपोराइजेशन, पानी है, पानी को जब हम हीट देंगे देन इट विल चेंज इनटू वेपर्स। एंड कंडेंसेशन, कि हमारे पास वेपर्स हैं और उस
जब वो रिलीज करेंगे तब वो पानी में कन्वर्ट होंगे. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 149 विल बी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 1 एंड 3. ऑप्शन नंबर 3. 149 का करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 3. सॉरी, मैंने 1 एंड 2 पे मार्क कर दिया. करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाइएस्ट वेट किसका होगा. 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 मोल्स ऑफ वाटर. इनमें से हाईएस्ट वेट किसका होगा. हमारे पास में मोल्स का क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास. हमें क्या करना है, मोल्स हमें दिए हुए हैं, गिवन मास वी नीड टू फाइंड आउट, मोलर मास वी डायरेक्टली कैन कैलकुलेट. सो हम इससे ही फाइंड आउट करेंगे गिवन मास, और गिवन मास को हम कंपेयर करेंगे कि हाईएस्ट का जो वेट होगा वो किसका होगा. यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर एंड प्लीज़ पुट द आंसर इनटू द कमेंट सेक्शन. 150 जो क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर आप खुद से फाइंड आउट करेंगे और उसको आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि किसका वेट हाईएस्ट होगा. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर as much as possible. Thank you so much guys for listening patientfully till the end. Thank you so much.